अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट प्रेसे राइटिंग। एज यू ऑल नो, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सर हमारे जो एस्से लेक्चर्स है, यू कैन वॉच इट। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रेसे। एस्से के बाद जो टफेस्ट पेपर इंग्लिश में होता है सीएसएस के हवाले से, और अगर आप सर्वे कर ले, इतने ज़्यादा स्टूडेंट शायद एस्से में फेल नहीं होते जितने प्रेसे में होते हैं। इनको बहुत सारे बिहाइंड लॉजिकल रीजंस है कि प्रेसे में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं और वो कौन से फ्लॉज है या मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आज हम कोशिश करते हैं उन सारे जो कॉमन मिस्टेक्स या क्वेरीज है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं अबाउट प्रेसे राइटिंग। सो वी आर नॉट सपोज टू स्टार्ट राइट नाउ कि प्रेसे ये है, प्रेसे वो है ना, वो एकेडमिक या टिपिकल डिफिनेशन की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें करते क्या है, वो जो कॉमन क्वेरीज है जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं बट दे आर सर्चिंग हियर इन देयर कि इसको किस तरह सॉर्ट आउट कर ले, कहाँ से ट्रेस आउट कर ले या किससे जाके डिस्कस कर ले। सो आई विल ट्राई कि वो क्वेरीज पहले आपके सामने रख लूँ कि प्रेसे जानने से पहले या प्रेसे अंडरस्टैंड करने से पहले हम वो क्वेरीज को सामने रख ले। इन क्वेरीज पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप में इंशाल्लाह कोशिश करके प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो आई एश्योर यू कि प्रेसे में यू वॉन्ट फील एनी कंफ्यूजन। अच्छा जी, अब बोर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रेसे राइटिंग। वो जो क्वेरीज जो आपके माइंड में तो आ जाते हैं बट समवेयर इन फिजिकल क्लासेस दैट यू हैव, यू आर अनएबल टू आस्क फ्रॉम योर टीचर। होप सो टीचर कोशिश करके समझा नहीं पा रहा होता है कि यार स्टूडेंट्स को वो कौन सी क्वेरी या कंफ्यूजन है। सो पहले वो क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इन क्वेरीज को स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि प्रेसे को सॉल्व किस तरह करते हैं। प्रैक्टिकल पैसेज में आपके सामने रख के प्रैक्टिकल उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं अप्लाइंग ऑल द रूल्स ऑफ प्रेसे राइटिंग जो आप लोग बुक में पढ़ते हैं। अच्छा, वो कौन से कॉमन क्वेरीज है? कॉमन क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रेसे राइटिंग। फर्स्ट जो आपके जहन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टू डू। आपके सामने लेट्स सपोज एक पैसेज पढ़ा हो जाता है, एग्जाम पेपर में आपके पास आ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट वोकैबुलरीज। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इफ नॉट विजिबल टू यू, सो दिस इज वोकैबुलरीज इन द पैसेज। होप सो यू आर गेटिंग कि पहला सवाल क्या आपके जहन में आ जाता है। पैसेज आपके सामने है, अब आपने करना क्या है कि जब आपके सामने डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं पैसेज में, अच्छी तरह इस क्वेरी को ज़हन में रख ले। प्रैक्टिकली हम इसको देख लेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इस क्वेरी को। नंबर 2, हाउ टू डील विद वेरी लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। मोस्ट प्रॉब्ली जब आप सीएसएस के पास्ट पेपर्स उठा के देख ले या पीएमएस के पेपर्स उठा के देख ले, जो सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेरी है स्टूडेंट का, इनके सामने जब लॉन्ग क्वेरीज आ जाता है, कोई नरेशन दिया होता है, कोई स्टोरी दी होती है या फुल फिलोसफिकल एक पैसेज दिया होता है, जो ऑब्वियसली वहां पर होता है कि सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। अब इसको क्या करना है जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास आ जाता है। थर्ड क्वेरी क्या है हमारे पास, हाउ कैन आई चूज द राइट टाइटल। ये राइट टाइटल की कंफ्यूजन कहाँ पे आती है डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास कोई फिलोसफिकल या इकोनॉमी या साइंस से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड कोई पैसेज आपको दिया जाता है, फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अब यहाँ से मैं किस तरह पिक कर लूँ राइट टाइटल को। सो वैसे टाइटल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेरी है, हाउ टू बी श्योर द प्रेसे इज एग्जैक्टली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। आपके पास टाइम कम है, obviously you have wasted while understanding the passage, या जो beside the प्रेसे आपने जो अदर जो पार्ट्स ऑफ द पेपर है वो अटेम्प्ट कर लिए, प्रेसे को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर आपके पास एक कंफ्यूजन ये आ जाती है कि यार अब इसमें मैं क्या कर लूँ कि हाउ टू बी श्योर द प्रेसे इज 1/3। ठीक है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेरी को किस तरह। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, शुड द प्रेसे बी इन वेरी सिंपल वर्ड्स और विद गुड वोकैबुलरीज एंड एक्सप्रेशंस। यानी एग्जामिनर को क्या चाहिए, सिंपल वर्ड्स चाहिए जो टफ फिक्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड कोई पैसेज जो इसने दिया है,
आपकी कोशिश ये है कि वो अगर उसने जीआरए वर्ड्स यूज की हुई है तो आप सिंप्लीफाई कर ले इनको, कि एग्जामिनर को ये रिक्वायर्ड है, या उनको आपके एक्सप्रेशंस चाहिए, आपने फ्रेजेस याद किए हुए हैं, आपने और कोई मतलब एक कहते हैं ना कॉस्मेटिक वोकैबुलरीज जो याद की हुई है, क्या एग्जामिनर को वो चाहिए है। सो इस क्वेरी को भी हम लोग कोशिश करके सॉर्ट आउट करते हैं। सो दे आर वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेरीज। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेंगे। सो अपनी वीडियो आखिर तक देखना है। हर क्वेरी पे मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल, सेंटेंस और उसको एलिब्रेट करके समझाऊंगा कि जब ये इस तरह टफ वर्ड है या लॉन्ग सेंटेंसेस हमारे पास है, उसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू डील विद द टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, इसको देख ले। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज यूज किया है फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगरेटिव स्पीच, अक्सर बुक्स में लिखा होता है व्हाट्सएवर। इसको किस तरह जब आपके पास प्रेसे में आ जाता है, व्हाट टू डू विद दिस। इसका आसान अल्फाज में अगर मैं ट्रांसलेट कर लूँ राइट नाउ हियर, जब आपके पास इडियम्स होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं, आपके पास सिमिलीज होती है, आपके पास और इस तरह कोई एक्सप्रेशंस आ जाता है जो फिगरेटिव लैंग्वेज में हो, अब आपने क्या करना है इस तरह के सेंटेंसेस को। सो वी विल ट्राई कि इसको भी देख लेते हैं कि अब इसका एक सिंपली मैं मिसाल देता हूँ कि टाइम इज मनी। एग्जामिनर ने कोई एक्सप्रेशन यूज की हुई है, अब इस तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज को किस तरह आपने अपने ओरिजिनल प्रेसे में प्रिसाइज करना है वो हम लोग देख लेंगे। यानी टाइप्स ऑफ मैंने फिगरेटिव लिखी हुई है, सिर्फ एक पे हम फोकस नहीं करेंगे कि प्रोवर्ब्स के साथ क्या करना है या कोटेशंस आ जाए, नहीं, टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज अगर ओरिजिनल पैसेज में हो, इनका प्रेसे हम लोग किस तरह बनाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ फिगरेटिव मेटाफोर हमारे पास हो, इडियम्स हो, सिमिलीज हो और इस तरह के पर्सनिफिकेशंस हो, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट कॉमन क्वेरी स्टूडेंट्स का जो मोस्ट ऑफ माइंड में होता है, दैट इज इफ द पैसेज इज अबाउट वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक टर्म यूज की हुई है। मोस्ट ऑफ जब आप एसए के प्रीवियस पेपर्स देख लेते हैं, पीएमएस के या पीसीएस के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जो पैसेज है वो एक टेक्निकल पोर्शन से उठाया होता है। जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो आपने कॉमन प्रैक्टिस की हुई होती है किसी बुक से, उससे हट के एग्जामिनर सरप्राइज देते हैं तो वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट से पैसेज उठा लेता है। मिसाल के तौर पर साइंस से, फिलॉसफी से या इकोनॉमी से। अब हाउ शुड आई सिंप्लीफाई इट, यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जब मेरे पास साइंस, फिलॉसफी और इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पैसेज मेरे सामने आ जाए, एग्जामिनर कोई सरप्राइज एस्पिरेंट्स को दे देते, मोस्टली हुआ है पेपर्स में, आप प्रीवियस पेपर जब देख लेते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये भी एक मोस्ट क्या बोलते हैं कॉमन क्वेरी है एस्पिरेंट्स का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं हाउ टू ब्रेक डाउन अ पैसेज, यानी पैसेज को किस तरह ब्रेक डाउन करना है। आपके पास एक ओरिजिनल पैसेज है, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में इसको किस तरह, फर्स्ट अच्छा हाउ टू ब्रेक डाउन, नंबर वन पैसेज को ब्रेक डाउन किस तरह करना है। 300 का वर्ड्स दिया हुआ है पैसेज आपके पास, आपने चलो 100 वर्ड में तो पैसे लिखना है। अब वो 100 वर्ड्स, वो जो क्रक्स है, वो जो सेंट्रल आइडिया है, वो किस तरह निकालना है। यानी कि 1/3 आपने बना ली, फर्ज करें 300 वर्ड्स है, अब इसका ऑब्वियसली आपने 100 बनाना है। तो जब आप 100 बनाएंगे, या इस तरह यहाँ पे सॉरी जब आप इसका 1/3 बनाते हैं 100 वर्ड्स 300 में से, इसको ब्रेक डाउन किस तरह करें, यानी इन 100 वर्ड्स में इसका क्रक्स किस तरह लिखना है। नंबर 2, सिंप्लीफाई लैंग्वेज किस तरह करना है। सिंप्लीफाई लैंग्वेज का मतलब ये है, गेस इट कि वो टेक्निकल सब्जेक्ट उठाया हुआ है, क्या आपने सेम वही वर्ड्स कॉपी करने हैं जो साइंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिलॉसफी से रिलेटेड हो। आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, अगर छेड़ दिया तो ऐसा ना हो आपका कोई सेंट्रल आइडिया डिविएट आप ना कर ले मेन थीम से।
दूसरा हम ये देख लेंगे। तीसरा, जब इस तरह का कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का पैसेज हम ट्रीट करते हैं, स्टिक टू 1/3। हमने किस तरह 1/3 के लिमिट में रहना है, कम या ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जाहिर बात है अगर कम या ज्यादा हो जाए, अगेन दैट विल क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर अस। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेरी है वो है व्हाट हैपेंस इफ माय प्रेस इज स्लाइटली मोर और लेस देन, मींस प्लस माइनस। क्या होएगा अगर मेरा पैसेज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 100 वर्ड्स, मैंने 90 लिख लिया, या गेस इट मैंने 110 लिख लिया, अब क्या होएगा? या इस तरह के फिनोमिना या इस तरह का अगर कोई सीन हमारे साथ आ जाए, तो फिर उस सिनेरियो में व्हाट वुड बी द ऑप्शन फॉर अस टू यूज इट। नेक्स्ट, कैन आई यूज द सेम वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज? वो जो पैसेज के सेम वर्ड्स है, क्या वो मैं यूज कर सकता हूँ? और मस्ट आई चेंज एवरीथिंग इनटू माय ओन? जैसे हम सुनते आ रहे या पढ़ते आ रहे बुक्स में कि भाई प्रेस मीन्स बस आपने सब कुछ अपने अल्फाज में लिखना है, एग्जामिनर ने जो चीज दी हुई है बस उसका मीन्स चेंज करके पिक्चर, अगर फ्रंट है तो आपने बैक करना है, अगर बैक है तो आपने फ्रंट करना है। सो मीन्स क्या मैंने सेम वर्ड्स यूज करना है या एवरीथिंग चेंज इनटू माय ओन वर्ड्स? इस कॉमन क्वेरी को भी हम प्रैक्टिकली विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैं एक ओरिजिनल पैसेज रख लूंगा, शॉर्ट पैसेज, जस्ट आपको समझाने के लिए, और इसको किस तरह थीम निकालते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया किस तरह निकालते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि should the pressy keep the same order of the ideas? सेम ऑर्डर ऑफ द आइडियाज मतलब जो ओरिजिनल पैसेज में आइडियाज हमारे पास है, क्या वही ऑर्डर मैं अपने ओरिजिनल पैसेज में भी रख लूं या रीअरेंज कर सकता हूं? और आई कैन रीअरेंज देम। ये भी एक कॉमन क्वेरी है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन क्वेरी है कि प्रेसे गोल्डन रूल्स विद एग्जांपल्स। जो मोस्ट कॉमन रूल्स है, जिस तरह 1/3 में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, फर्स्ट पर्सन आपने यूज नहीं करना है, एंड सो ऑन। These are some of the golden rules of pressy writing. इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में या आप कभी एक्सपीरियंस किया हुआ हो कोई कॉमन क्वेरी आपके जहन में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह आई ट्राई कि आपको वो जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करके विद एग्जांपल आपसे वही कमेंट बॉक्स में शेयर कर लो। सो दीज वर द मेजर कॉमन क्वेरीज जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि व्हाट टू डू सर व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, या डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं एंड सो ऑन, जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं प्रेसे के हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जब ये सीन हमारे पास हो तो क्या करते हैं। इससे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए एक दूसरी चीज़ जो आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि प्रेसे यानी प्रेसे में एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, आखिर वो देते क्यों है? क्या वो हमारा इंग्लिश टेस्ट लेता है? क्या वो हमारा ग्रामर चेक करने के लिए प्रेसे देते हैं? क्या वो हमारे एक्सप्रेशंस चेक करने के लिए, या हमारे फैंसी वोकैबुलरी के आया स्टूडेंट को जो जीआरई वर्ड्स है वो किस हद तक याद है वो चेक करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना अच्छी तरह कि प्रेसे भी क्या है, एक स्किल है। जैसे ऐसे में हम लोगों ने जिक्र किया था कि स्किल, और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। ये नहीं कि मतलब मैं आपको कोई तावीज़ दे दूं कि भाई बच्चे चलो आपने सीख लिया, या अगर किसी और को उस चीज़ पर कमांड है तो बस ये गॉड गिफ्टेड है। नहीं, स्किल और स्किल नीड्स प्रैक्टिस। ये मतलब सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ घूमने फिरने से या पूछने से बिल्कुल आपको कभी भी नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस कर ले, आप प्रेसे या ऐसे कोई भी इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं आप नहीं सीख सकते। अब प्रेसे में एग्जामिनर आपसे 2-3 चीज़ें पूछते हैं। ओके, यस डियर्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला वाला कॉमन क्वेरी है। एज वी डिस्कस सम ऑफ द क्वेरीज, अब वन बाय वन मैंने कहा प्रैक्टिकली मैं समझा दूंगा कि उन क्वेरीज के साथ हाउ डू वी डील। Okay, what to do when I don't understand difficult vocabularies in the passage? अच्छा, इनको सॉल्व करने से पहले या इनको मतलब
प्रैक्टिकली देखने से पहले जस्ट एक स्लाइड टच में दे देता हूं कि प्रेसे, व्हाट इज प्रेसे। जैसे मैंने कहा ना, पहले मैंने कॉमन क्वेरीज आपके सामने रख ली, वो एक एकेडमिक या जो एक लिटरेरी मीनिंग या डिफिनेशन उन तरफ हम लोग नहीं गए। सो उन कॉमन क्वेरीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। पहले सिर्फ इस चीज को समझ ले कि प्रेसे है क्या। प्रेसे मीन्स टू प्रिसाइज। प्रेसे मीन्स टू प्रिसाइज एज अ वर्ब इट इज हियर, यानी किसी चीज को शॉर्ट करना, कट करना, समराइज करना। इन आसान अल्फाज में, इन सिंपल वर्ड्स, एक पैसेज आपको दिया जाता है, उस पैसेज को री एक्सप्रेस करना, उनकी जो कोर आइडिया है, उनकी जो सेंट्रल थीम है, नॉट वन वर्ड बाय वर्ड, नॉट जो कंप्लीट वो सेंस वहां पर है वही वर्ड बाय वर्ड आप कॉपी कर ले यहाँ पे, नो। जो इररिलेवेंट आइडियाज है उनको डिलीट करके, जो इररिलेवेंट एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उनको रिमूव करके, उन मेन पैसेज को आपने 1/3 में प्रिसाइज करना है, 1/3 में प्रिसाइज करना है। दिस इज कॉल्ड प्रेसे। 1/3 से मतलब, यानी अगर ओरिजिनल पैसेज 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, आपने इनका 33 वर्ड्स बनाना है। दिस इज व्हाट प्रेसे। अब हम वो कॉमन क्वेरीज में भी मैंने एक क्वेश्चन रेस मतलब हाईलाइट किया था, उसमें हम लोग देख लेंगे कि 1/3 को किस तरह बनाना है, और विद इन 1/3 एक सेंट्रल आइडिया, एक कोर थीम, एक कोर मैसेज, यानी मेन मैसेज जो क्रक्स है, उसको किस तरह लिखना है वो हम लोग देख लेंगे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स प्रेसे, यानी एक चीज को समराइज करना, आसान अल्फाज में एग्जामिनर के सामने रखना, री एक्सप्रेस करना उस मेन थीम को जो पैसेज दिया हुआ है, टू प्रिसाइज, टू समराइज। अच्छा, बेसिकली एक कॉमन क्वेरी, एक अनदर कॉमन क्वेरी के व्हाई द एग्जामिनर आस्क्स फ्रॉम अस द प्रेसे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रख ले कि प्रेसे कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाए। जैसे मैंने ऐसे में एक बात कही थी कि ऐसे इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट, ये एक स्किल है टू बी प्रैक्टिस्ड। सिमिलरली प्रेसे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ाया जाए कि बस ये लो, बस पढ़ लो और कल को आ जाए आप सीख लेंगे। कोई क्वेश्चन है मैंने दे दी और आप उसको रटा करके एग्जाम में आ जाए, चाहे वो 1 पेज 1.5 पेज जो आप वो सीख लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको लेट सपोज मैं आपको 50 रूल्स इनके बता दो कि भाई ये उनके रूल्स है, आप अगर वो रूल्स सीख लेंगे तो आपने प्रेसे सीख लिया। नेवर। ये आपके एक मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी इस सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ये समझेंगे कि मैंने अगर रूल्स पढ़ लिए तो मैंने प्रेसे सीख लिया, अगर मैं रूल्स को मेमोराइज कर लूँ, रूल्स को रटा कर लूँ, क्रेम कर लूँ, तो मैंने प्रेसे सीख लिया। इम्पॉसिबल। प्रेसे नीड्स अ प्रैक्टिस। वैसे जब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो तो वो कोई सब्जेक्ट फिर नहीं होता है, वो एक स्किल होता है जो बार बार पॉलिश करने से आप उस पर ग्रिप एंड कमांड हासिल कर लेते हो। सो एग्जामिनर इस स्किल में आपसे चाहता क्या है, अगर आप ये 3 पैरामीटर्स उसमें अप्लाई कर ले, यानी इस स्किल में, नंबर 1, एग्जामिनर आपसे मांगता है पेपर में कि थिंक क्लियरली, थिंक क्लियरली। नंबर 2, राइट क्लियरली। नंबर 3, summarize faithfully। क्या आप में ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी है, जब मैं आपको एक पैसेज दे दूं आप उसमें अच्छी तरह अपना थिंकिंग यूज करके उनसे एक कोर आइडिया, एक मेन क्रक्स निकाल सके। ये पैसेज सिर्फ एग्जाम के हद तक नहीं, जब आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी में देखते हो उनके समय जब आप 5 पेजेस रखते हो कि सर ये वाकया हुआ, ये इश्यू हुए, अब वो 5 पेजेस एक लोअर ग्रेड का जो ब्यूरोक्रेट होता है, मतलब 17-18 ग्रेड का, अब वो जब सेक्रेटरी को ब्रीफ देते हैं, सेक्रेटरी को जब वो 1 पेजर नोट बना लेते हैं। अब ये 5 पेजेस 10 पेजेस से वो क्रक्स निकालते हैं,
वो क्यों निकालते हैं, ये मैं प्रेसे के प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो इसलिए निकालते हैं, ऑब्वियसली सेक्रेटरी के पास ना इतना टाइम होता है, या हायर ब्यूरोक्रेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वही जो 10 पेजेस फर्ज करे एक एडिशनल सेक्रेटरी ने पढ़े हैं, सो सेक्रेटरी भी वो एडिशनल जाके सेक्रेटरी के सामने वो 10 पेजेस रख ले कि सर इसमें तो ये मामला है। अब सेक्रेटरी जब कहेगा कि यार जब आपने 10 पेजेस पढ़े, मेरे सामने भी वही 10 पेजेस रखे, तो फिर आपका मेरे लिए फायदा क्या हुआ? आपका तो कोई असिस्टेंस मेरे पास नहीं आया, मतलब आप मुझे असिस्ट नहीं कर रहे हो। सो वो फिर कहता क्या है कि एग्जामिनर नीड्स आपका ये स्किल चेक करता है, कैन यू थिंक क्लियरली। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कहा ना कि आपके पास 10 पेजेस एक नोट आ जाता है, कोई समरी आ जाता है, अब उसमें से आपने 1 पेजर नोट एक हायर अथॉरिटी के लिए बनाना है। अब उस 1 पेजर नोट में इन 10 पेजेस का खुलासा होता है। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर आस्क द प्रेसे क्वेश्चन इन एग्जाम आपसे कि कैन यू थिंक क्लियरली, कैन यू राइट क्लियरली। मतलब उस 1 पेजर नोट जब आप बना लेते हो, उसमें ये नहीं कि हियर एंड देयर की बातें भी हो, टू द पॉइंट एक चीज आप सामने रखते हो सेक्रेटरी को ब्रीफ करने के लिए, हायर अथॉरिटी को ब्रीफ करने के लिए कि सर जो एक नोट हमारे पास आया था, एक समरी हमारे पास आई थी, उनमें ये चीज पूछी गई थी। नंबर 3, समराइज फेथफुली। ठीक है, सो इन स्किल में इन 3 चीजें अगर आप उस पर ग्रिप हासिल कर लेते हो, सो ऑब्वियसली फिर आपके लिए प्रेसी अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब ये तीनों चीजें मैंने तो यहाँ पर लिख लिए, बता दिए। अब ये सिर्फ पढ़ने से इम्पॉसिबल कि आप प्रेसे सीख लेंगे। आपने करना क्या है, थिंक क्लियरली कि बस चलो ठीक सर मैं तो बिल्कुल अच्छा सोचता हूँ, नहीं, आपने प्रैक्टिस करना है। एडिटोरियल पेजेस उठा ले, न्यूज़पेपर्स उठा ले, उसमें जो एडिटोरियल पेजेस होते हैं डेली बेसिस पे कोशिश कर ले, एक शॉर्ट पैसेज अटेम्प्ट कर ले, उसमें फिर आपकी ये स्किल डेवलप हो जाएगी। आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो एक कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग है वो पॉलिश हो जाएगी। आपकी जो एक राइटिंग स्टाइल है वो पॉलिश हो जाएगी। आप जब समरी बना लेते हो टू द पॉइंट, क्या वो आप बना लेते हो या नहीं बना लेते हो, सो विद प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, चाहे आप 1000 रूल्स प्रेसे के किसी से भी पढ़ ले या सीख ले, आप इस चीज को ग्रिप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पर सीख ले। सो दिस इज व्हाट व्हाई द एग्जामिनर आस्क्स अ प्रेसे क्वेश्चन। वो आपके फैंसी वोकैबुलरीज चेक नहीं करता। एग्जामिनर को आपका एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए, एग्जामिनर को आपके जीआरई वर्ड्स नहीं चाहिए, ना एग्जामिनर प्रेसे का क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछता है टू जज योर मींस नॉलेज ऑफ वोकैबुलरीज कि आपके पास कितने फैंसी फैंटास्टिक पता नहीं क्या क्या वोकैबुलरीज है। नो, एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू चेक आपके ये 3 पैरामीटर्स कि आपके ये 3 पैरामीटर्स पर आपकी कितनी कमांड है। सो वो ऑब्वियसली जब आप टाइटल ही लिख लेते हो, टाइटल से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे की वर्थ या बच्चे की जो एक नॉलेज कैपेबिलिटी है वो कितना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। सिर्फ रूल सीखने से, रूल रटा करने से, रूल पढ़ने से, बुक से, वीडियो से, यूट्यूब से मेरा नहीं ख्याल कि आप से प्रैक्टिस सीख लेंगे। तो आ जाते हैं, दिस इज व्हाट सिंपली मैंने कहा कि व्हाट इज प्रेसे, कि समराइज करना, टू प्रिसाइज द ओरिजिनल पैसेज 1/3 में। अच्छा जी, अब पहले कॉमन क्वेरी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें मैंने कहा कि प्रैक्टिकली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वोकैबुलरीज इन द पैसेज। हम आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, रूल्स या कॉमन क्वेरीज की तरफ। इस तरह की चीज पर आपने करना क्या है, जब आपके पास ये सीन बन जाता है एग्जाम में, फोकस ऑन द कंटेक्स्ट। आपने वर्ड बाय वर्ड, जैसे वो एक उर्दू में हम लोग पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ाया जाता था, लकीर का फकीर, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना है। कंटेक्स्ट पर आपने फोकस करना है, चाहे वो 1 सेंटेंस का कंटेक्स्ट आप फोकस कर ले या होल पैसेज का अगर आप कर सकते हो, सो वुड बी फार बेटर। ओके, स्किप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ये मैं इस हवाले से बता रहा हूँ कि जब ये पोजीशन आपका हो, डिफिकल्ट वोकैबुलरीज आपके पास आ जाए, चाहे वो 1 हो या मोर देन 1 हो, आपने करना क्या है, कंटेक्स्ट पर फोकस करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन स्किप करनी है, अवॉइड करनी है। प्रिसाइज अबाउट द सेंस, जैसे मैंने कहा ना कि क्लियर थिंकिंग एग्जामिनर नीड्स, एग्जामिनर डज नॉट नीड योर जीआरई वोकैबुलरीज या पता नहीं क्या क्या। सो प्रिसाइज अबाउट सेंस, क्या आप उस पैसेज से सेंस पिक कर सकते हो या नहीं।
कोई फिलोसफिकल पैसेज है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, उनसे आपने सेंस पिक करना है, नॉट द इंडिविजुअल वर्ड्स। स्टूडेंट्स करते क्या है, उनकी जो टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव द एक्सपीरियंस, वो करते क्या है, जैसे फर्ज कर आप उसको पैसेज दे दे, उसका ये फोकस नहीं होता कि यार मैंने पैसेज का सेंस या कंटेक्स्ट को समझना है। उनकी फर्स्ट एंड प्राइम जो फोकस है, आला भाई सबसे पहले टफ वोकैबुलरीज निकाल उनमें से, यानी पैसेज है उनका फोकस करता है कि क्या मुझे इनके सारे वर्ड टू वर्ड मीनिंग आता है या नहीं आता है। जब उनके सामने कोई टफ वोकैबुलरीज आ जाते हैं, वहीं पे वो अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं कि यार मुझे तो आता ही नहीं। आपके फेलियर के रीजंस यही है, आप जब फेल हो जाते हो या मतलब प्रेसे अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप स्टार्ट एक गलत ट्रैक्स ले लेते हो। आप फोकस क्या करते हैं कि पहले मैं टफ वोकैबुलरीज निकालूंगा, उनके ट्रांसलेशन देख लूंगा, फिर उसके बाद बस मुझे फिर कंप्लीट सेंस का आइडिया हो जाएगा। इस तरह दिस इज योर रॉन्ग स्टार्ट अगर आप इस तरह करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वही आपको डिसर्ट कर लेता है। जब आपके पास कोई 2 3 4 5 वोकैबुलरीज आ जाते हैं और वो आउट ऑफ योर एम्बिट हो, सो ऑब्वियसली फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो इतने टफ वोकैबुलरीज है, आप पता नहीं मैं सेंस किस तरह क्लियर कर लूँ इसका। वहीं पे अगर आपको आता भी हो, आप जब डिसर्ट हो जाते हो, इट मीन्स यू आर फेल। जिसको पिच में होता है ना, इन सारे जो जाता है, आप कोई गलत लूप होल दे देते हो, कोई गलत शॉट खेलने से, इन सारे से भी देन यू आर आउट ऑफ द ग्राउंड। चाहे आप हीरो हो उसमें टीम का या जो भी हो, आपने गलती कर ली, सो ये गलती आपने नहीं करनी। इन प्रेसे यू नीड द मेन आइडिया। देखो यहाँ पर मैंने बहुत आसान अल्फाज में चीज़ों को क्लियर लिखा है कि यार प्रेसे में व्हाट यू नीड मेन आइडिया, नॉट द डिक्शनरी मीनिंग। एग्जामिनर आपका डिक्शनरी चेक नहीं करता, ये चीज़ अच्छी तरह आप जेन में बिठा ले। प्रेसे आप तब समझेंगे जैसे मैंने कहा ना, स्किल है, उन स्किल में नीड्स योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, नीड्स योर रिटर्न कैपेबिलिटी। सो उनमें इन चीज़ों को जब आप अवॉइड कर लेंगे, इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि आपकी जो एक परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेटर होती जाएगी सर। इम्प्रेसिव यू नीड द मेन आइडिया, नॉट द डिक्शनरी मीनिंग। ये गलती आपने नहीं करनी। इसका एक मैं मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें आपके पास एग्जाम में एक सेंटेंस है, पैसेज के हवाले से कोई भी सेंटेंस देखो। अब ये सेंटेंस है, द रिवर इनंडेटेड द नियरली फील्ड्स। द रिवर इनंडेटेड, INUN अगर विजिबल नहीं है, सो द नियरली फील्ड्स। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप रॉन्ग स्टार्ट ले लेते हो कि बजाय सेंटेंस पढ़ने से, बजाय सेंटेंस का कंटेक्स्ट समझने से आप डायरेक्ट फोकस करते हो कि यार इसका वोकैबुलरी मीनिंग क्या है। सो वो तो आपको नहीं पता है। जब आपको मीनिंग ही नहीं पता, बस फिर आप सरेंडर कर लेते हो खुद को, यार ये तो गया। तो आपने करना क्या है, स्टार्ट आप इस सेंस से ले ले कि मैंने हाउ टू पिक द सेंस, उस कंप्लीट पैसेज का कंटेक्स्ट में किस तरह पिक कर लो। अब यहां पर देखते हैं, गेस इट, ये आपके पास एक पैसेज है एक सेंटेंस का, द रिवर इनंडेटेड द नियरली फील्ड्स। अब जब यहां पर आपको ये पता ना हो तो आपने करना क्या है, टिप क्या है, आपने सराउंडिंग्स की जो वोकैबुलरीज है, सराउंडिंग का जो कंटेक्स्ट है, उनसे समझने की कोशिश करनी है। कि फर्ज करें यहाँ पर लफ्ज रिवर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर लफ्ज फील्ड इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज नियर बाय इस्तेमाल हुआ है। वेरी कॉमन एंड वेरी इजी वर्ड्स दे आर। सो आप जब सेंस क्लियर कर लेते हो, सो सेंस दैट गिव्स ये वर्ड्स, सो ये लफ्ज जो सेंस देता है, दैट इज फ्लडेड। द रिवर फ्लडेड द नियर बाय फील्ड्स। अब देखो, जब मैंने यहां पर नियर बाय के वोकैबुलरीज पर, नियर बाय के वर्ड्स पर फोकस किया, सो मुझे इस वर्ड का सेंस क्लियर हुआ कि यार इसका तो कोई और पॉजिटिव या हियर एंड देयर मीनिंग नहीं हो सकती, ना कोई सारा मुझे सोना निकल आ पाएगा। सो द रिवर फ्लडेड द नियर बाय फील्ड्स। दिस इज व्हाट मैंने बजाय कि इस वर्ड पे फोकस करना, यहाँ पर और यहाँ पर जब फोकस किया, जो मुझे कंटेक्स्ट समझ आ गया। यहाँ पर जब मैंने फोकस किया, मैंने क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यानी ये जो वर्ड है इसको मैंने स्किप की, मैंने सेंस पिक कर लिया, नॉट द इंडिविजुअल वर्ड।
इंडिविजुअल वर्ड तो मुझे नहीं आता था. तो मेन आइडिया क्या है, हियर द एग्जामिनर पैसेज जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है, दैट इज द रिवर फ्लडेड द नियर बाय फील्ड्स. तो दिस वाज सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल कि इस तरह का जो कॉमन जो कंफ्यूजन आपके पास आ जाता है कि व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द पैसेज. आपने ये 3-4 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं प्रेसे के हवाले से. देन आई डोंट थिंक सो यू फील और फेस कंफ्यूजन. अब आ जाता है दूसरे जो हमारी कॉमन क्वेरी है, उसको इसी तरह प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कि उसका किस तरह सोल्यूशन निकालते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सेकंड कॉमन क्वेरी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी है, हाउ टू डील विद वेरी लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब यहाँ पर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल शॉर्ट एग्जांपल समझाने के लिए दे देता हूँ कि आपने करना क्या है, ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स. आपके पास कोई लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब आ जाता है, आपने करना क्या है, इनको ब्रेकअप कर ले. Almost every long sentence has clauses linked by comma, semicolon और conjunctions. Obviously जब आप long sentence लिखते हैं या complex sentence लिखते हैं, so they are linked by commas, semicolons and conjunctions. अब मैं example एक समझा देता हूँ आपको कि break किस तरह करना है और फिर उसको दोबारा लिखना किस तरह होता है. जब आप break कर लेते हैं, how can it help you out? ये एक example है जुमले का. Although the economy is growing, unemployment remains high, which causes unrest among the youth. यानी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और विच causes the unrest among the youth. अब यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर ली. इकोनॉमी इज ग्रोइंग, नंबर 1. नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स हाई. देखो यहाँ पर मैंने ब्रेक कर ली. थर्ड, अनरेस्ट अमंग द यूथ. अब अगर मैं इसी जुमले को दोबारा लिख लूं, नाउ सी है, अब जब मैंने ब्रेक कर ली, तो ऑब्वियसली मैंने अब दोबारा यूज करना है, तो आप इस सेंटेंस को, मैं इसका प्रेसे नहीं बना रहा, मैं सिर्फ जब आप एक लॉन्ग सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, जब आप उसको ब्रेक कर लेते हैं, दोबारा उसको किस तरह अपने ओरिजिनल पैसेज में प्रेसे में लिखते हैं या लिख सकते हैं. आप इस तरह लिख सकते हैं, इकोनॉमी growth fails to curb unrest, full stop. Yeah, economic growth fails to curb unrest. अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रिसाइज कर ली, लॉन्ग सेंटेंस को मैंने शॉर्ट बना लिया. अगर इवन आप ये वर्ड भी इसमें से रिमूव कर सकते हैं कि ग्रोथ फेल्स टू कर्व अनरेस्ट, यानी ग्रोथ तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट इट feels the causes unrest among the youth. So this is what the second most common query, कि how to deal with long and complex sentences. एक short example, guess it like a demo it was. आप लोग ओरिजिनल पैसेज में हम लोग देख लेंगे, जब मैं एट द एंड आपको प्रेसे समझाऊंगा. मेन प्रेसे की तरफ जब हम लोग आएंगे कि प्रेसे किस तरह लिखा जाता है और इसका 1/3 किस तरह बनाया जाता है, तो इसमें फिर हम इंशाल्लाह इन सारे कॉमन क्वेरीज को एक 1 पैसेज में देख लेंगे. अभी तो मैं सिर्फ 1 by 1 जो कॉमन क्वेरीज हम लोगों ने लिखे थे उनको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगे कि हाउ टू सॉर्ट इट आउट. अब थर्ड क्वेरी की तरफ आ जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कॉमन क्वेरी हमने हाईलाइट की थी, दैट इज हाउ टू गिव द राइट टाइटल.
फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि एग्जामिनर नीड्स not your decorative language, examiner does not need your style, examiner does not need your GRE vocabularies. जहाँ पर ज़रूरत हो, yes, no doubt, if you can fit, वहाँ पर फिट कर ले, लेकिन जब ज़रूरत ना हो, do not show off yourself कि मुझे कमांड है vocabulary पे. एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर needs your clear thinking, your clear writing and clear summary of the original passage. So जब आप पैसेज ट्वाइस थ्राइस पढ़ लेते हो, अच्छी तरह कंप्रहेंड कर लेते हो उसको, so उसमें कोशिश कर ले जो आप टाइटल लिखते हो, सेंट्रल थीम यानी जो क्रक्स है आपके मेन पैसेज का, वो आपके टाइटल में होना चाहिए. लेंथ ऑफ द टाइटल कोशिश कर ले कि 3 से 6 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, नॉट मोर और लेस, और वो क्लियर हो और इसमें आपकी जो ओरिजिनल पैसेज है उनका जो एक सेंट्रल आइडिया है आपके टाइटल में रिप्रेजेंट हो क्लियरली. नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी है कि शुड द प्रेसे बी इन वेरी सिंपल वर्ड्स. अगेन आई विल रिपीट कि द बेस्ट प्रेसे इज क्लियर, प्रिसाइज एंड सिंपल. Examiner, don't try to show off heavy vocabularies. The purpose is clarity, not style. The purpose is clear thinking, not your decorative language. The purpose is clear writing, not dodging the examiner, के showing yourself के how मतलब आप कितने कमांड रखते हो अपने उस vocabulary पर. Not at all. So the purpose is clarity, not style. अब हम आ जाते हैं जो एक मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछ ले कि सर इन सब क्वेरीज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. प्रेसे में जब आपके पास फिगरेटिव स्पीच आ जाती है, फिगरेटिव लैंग्वेज आ जाती है, अब उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, उसको किस तरह आपने मतलब डील करना है अपने ओरिजिनल पैसेज में, उसका प्रेसे किस तरह, आया उसी को कॉपी करना है, आया उसको ट्रांसलेशन लिखना है, लिटरेरी मीनिंग लिखना है, व्हाट टू डू ऑफ दैट. तो हम आ जाते हैं जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो जो एक मेटाफोर या सिमिली आपके पैसेज में हो, उस पैसेज हम लोग लिखते हैं, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेरी है कि टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर ऑफ स्पीच आप अक्सर बुक्स में देखते हो, इसको किस तरह मतलब टैकल करना है या इसको किस तरह हैंडल करना है, और हाउ टू डील विद फिगरेटिव लैंग्वेज या स्पीच. फर्स्ट करें आपके पास ओरिजिनल पैसेज में फिगरेटिव लैंग्वेज आ जाता है, उनके जो कॉमन टाइप्स है वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, उनका जो विद एन एग्जांपल में समझा लूँगा फर्दर इन डिटेल. आप फिर अपने सेल्फ स्टडी से भी उनको कवर अप कर सकते हैं. यानी टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगरेटिव स्पीच जब हमारे पास पैसेज में आ जाता है, प्रेसे में क्या करना है, उसका क्या सोल्यूशन है. सो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टाइप्स यू मे इनकाउंटर, जो मोस्ट प्रोबेबली जो इनके जो मेजर टाइप्स है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो एग्जाम में आपके पास आ सकता है, इसमें आपके पास है मेटाफोर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, इडियम्स, इमेजरी. ठीक है, जो इमेजनरी मतलब हमारे पास पिक्चर्स होते हैं. अब यहाँ पर मेटाफोर के एग्जांपल में तो ये है आपके पास ओरिजिनल पैसेज, ये ओरिजिनल पैसेज है आपका. फर्ज करिए आपका प्रेसी है, प्रेसी में आपने इसको इस तरह बनाना है. अब मेटाफोर का मेरे पास एक सेंटेंस है. मेटाफोर मीन जब आप एक चीज को दूसरे के साथ डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हो. मिसाल तौर पर टाइम इज मनी, अब टाइम को मनी के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया हुआ है. ये ओरिजिनल पैसेज में आपके पास किसी तरह बाय वन वे और अदर वे आ जाता है. तो आप जब आप
लिखते हो प्रेसिस का बना लेते हैं, आपने सेम एज इट इज कॉपी नहीं करना. यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी इट. जब आप कॉपी कर लेते हो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी जो एक नॉलेज कैपेसिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट ही मेंट. तो टाइम इज मनी, ये एक मेटाफोर है हमारे पास. मेटाफोर जिसमें मैंने बता दिया कि आप एक चीज को डायरेक्ट दूसरे के साथ जब कंपेयर कर लेते हैं, सो आपने प्रेसी में लिखना है कि टाइम इज वैल्यूएबल. यहाँ पर एग्जामिनर का मतलब है कि टाइम इज वैल्यूएबल. दूसरा हमारे पास है सिमिली. आपने पढ़ा होगा अपने, मतलब जब आप लैंग्वेज अगर आप पढ़ा है आपने लैंग्वेजेस में, सिमिली मतलब जैसे एज कंपैरिजन करते हैं हम दो चीजों का. अब इसका मिसाल मैं देता हूँ. ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन. जैसे हम लोग कहते हैं ही इज एज ब्रेव एज लॉयन. ठीक है. सो वो जो कंपैरिजन हम करते हैं, ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन. अब आपने जो ये ओरिजिनल पैसेज है आपके पास, सो प्रेसी में क्या लिखना है? सिंपली ही इज ब्रेव. सो रिमेंबर, जब आपके पास इस तरह फिगरेटिव स्पीच आ जाता है, डू नॉट कॉपी. प्लेन इंग्लिश में या डायरेक्ट जिसको लिटरेरी मीनिंग है उसमें आपने लिखना है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनिफिकेशन. सो अब इसका एक मिसाल मिलता हूँ. इसमें यह है कि जब आप ह्यूमन बीइंग एक नॉन ह्यूमन बीइंग चीज से या थिंग से कंपेयर कर लेते हो या रिलेट कर लेते हो, सो दैट इज पर्सनिफिकेशन. इसको फर्दर डिटेल्स में आप इसके मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं. ओके. जस्टिस इज ब्लाइंड या जस्टिस हैज नो आईज. आप इस तरह के फ्रेजेस लिख लेते हो. जब आप प्रेसी बनाएंगे तो आपने लिखना है कि जस्टिस इज इम्पार्शियल, जस्टिस इज अनबायस्ड. ओके. हाइपरबोल. हाइपरबोल ये भी हमारे पास एक फिगरेटिव स्पीच टाइप है. ही वेटेड फॉर एजेस. जैसे आप इंग्लिश मूवीज में ऑब्जर्व किया होगा, देखते हैं. सो ही वेटेड फॉर एजेस. ठीक है. सिंपली ही वेटेड लॉन्ग. आपने जरा एक प्लेन इंग्लिश में लिखना है इसको. इडियम्स आपके पास आ जाता है. किक द बकेट. अब ये एक इडियम है, वेरी कॉमन इडियम. इट इज टू डाई. अब आपने जब आप ओरिजिनल पैसेज से प्रेसी की तरफ आते हैं तो आपने इसका लिटरेरी मीनिंग लिखना है, टू डाई, किक द बकेट. ओके. इमेजनरी जो हमारे पास है, ये एक ओरिजिनल पैसेज है. गोल्डन सन सेंक. एक फ्रेज आया आपके पास से, एक इमेजिनरी फिगरेटिव स्पीच लिखी हुई है ओरिजिनल पैसेज में. अब आपने इनका प्रेसी किस तरह बनाना है? द सन सेट. सिंपल लैंग्वेज में आपने इसको लिखना है. दिस इज व्हाट द एग्जामिनर आस्क्स आपसे. सो रूल ऑफ थंब, always replace figures of speech with their literal meaning. We don't copy, convert into plain and direct English. So this is what the most important type of common queries of students in pressy writing के सर figure of speech को हम लोग किस तरह handle कर ले. These are some of the very basic examples. Further in detail आप अपनी studies में कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं जो एक another common query है, उसको solve करते हैं कि how to tackle it. स्टिल अगर आप में से कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में फील रिलैक्स, अपना क्वेश्चन प्लेस कर ले. इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि वहीं पे आपको आंसर दे सकूं. ये अभी तक हम लोगों ने प्रेस से शुरू नहीं की. प्रेस इज अबाउट टू. ओके व्यूअर्स, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉमन क्वेरी है. इफ द पैसेज इज अबाउट द टेक्निकल सब्जेक्ट, साइंस, फिलॉसफी या इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसको किस तरह टेकल अप करना है. आपने करना क्या है डियर एस्पिरेंट्स? सिंपली जस्ट रूल ऑफ थंब जो अपने माइंड में रखना है. यू डोंट नीड टेक्निकल डिटेल्स. जरूरी नहीं कि साइंस के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, फिलॉसफी के बारे में भी हो, इकोनॉमी के बारे में भी हो. जस्ट आपने कोशिश ये करनी है कि कॉन्टेक्स्ट समझना है उस चीज का. अब मिसाल में देता हूँ. क्वांटम फिजिक्स चैलेंजेस द डिटरमिनिस्टिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स. अब गेस इट, आपको समझ नहीं आता है कि यार अभी तो टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, क्या मैंने इसको स्किप करना है? स्किप तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक पैसेज मेन रोल प्ले कर रहा है. आपने सिंपली इसको इस तरह लिखना है कि मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चंस ट्रेडिशनल साइंटिफिक सर्टेनिटी.
और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, यू कैन ट्राई। दिस इज व्हाट के टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ आपने किस तरह डील करना है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा एक लास्ट कॉमन क्वेरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पैसेज को ब्रेकअप किस तरह करना है, ब्रेकडाउन किस तरह करनी है और इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, एक सिंपल लैंग्वेज में किस तरह लिखना है, वो एक छोटा सा पैसेज में लिख के उसमें प्रैक्टिकली आपको समझा लेता है कि हाउ टू डील विद इट। फिर इसके बाद हम प्रेसे में आ जाते हैं कि व्हाट इज प्रेसे। अगेन प्रेसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक शॉर्ट पैसेज का एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि प्रेसे को किस तरह 1/3 में कन्वर्ट कर लेते हैं और व्हाट डज 1/3 मीन इन प्रेसे राइटिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा लास्ट जो एक कॉमन क्वेरी है कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ पैसेज। आपके पास एक पैसेज दिया जाता है, उसको किस तरह ब्रेक डाउन करना है एंड सिंप्लीफाई अ पैसेज या लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। नंबर 1, अब यहाँ पर एक स्टेप 1 आपने करना क्या है कि रीड द पैसेज वंस विदाउट राइटिंग एनीथिंग। आपने कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे मैंने कहा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, डू नॉट गो फर्स्ट फॉर टफ वोकैबुलरीज, डू नॉट गो रश फॉर द वोकैबुलरीज के यार इसको पिकअप करना है। रीड द पैसेज वंस विदाउट राइटिंग एनीथिंग। नंबर 2, स्टेप 2 जो आपने करना है कि आइडेंटिफाई वेयर वन आइडिया एंड्स एंड अनदर बिगिंस। आपने आइडिया फाइंड आउट करने हैं। वैसे जब एक आइडिया एंड हो जाता है तो उसके बाद कामा यूज हुआ होता है, सेमी कॉलन यूज हुआ होता है एंड सो ऑन। तो आपने करना, फोकस क्या करना है, ये देखना है कि कहाँ पे एक आइडिया एंड हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है। सो वो आइडिया आपने ब्रेकअप करके बुलेट वाइज अपने जो रफ प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने लिखना है। सो अंडरलाइन द की फ्रेजेस, जैसे मैंने मेटाफोर्स में आपको समझाया, दूसरी चीज़ें समझाए। सो वो जो की फ्रेजेस है वो आपने अंडरलाइन करने हैं कि फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है या और सेंट्रल पैसेज के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई मेन फ्रेज यूज हुआ हो जो आपके ओवरऑल थीम को और ऑल पैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो दिस इज व्हाट, ये 3 पॉइंट की जो पॉइंट्स है आपने अच्छी तरह ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट में आ जाता है कि इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है। एक पैसेज है आपके पास, यानी सिंप्लिसिटी हम किस तरह लैंग्वेज में ले आते हैं। सो सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। अब मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पर देखते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। द अथॉरिटेरियन regime ruthlessly curtailed civil liberties, living citizens in a perpetual state of fear। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक सेंटेंस है। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में किस तरह लिखा जाता है कि सेंस मीनिंग रिमेन्स द सेम। ये प्रेसे नहीं है, जस्ट सिंप्लिसिटी है। ठीक है, द रिजीम रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स एंड स्प्रेड फियर अमंग सिटीजन्स। अभी एक मेन पैसेज है और इसका सिंप्लिसिटी आपके सामने है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हाउ टू ब्रेक डाउन एंड हाउ टू सिंप्लीफाई द मेन पैसेज। अब हम आ जाते हैं प्रेसे के हवाले से कि जैसे ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज प्रेसे। प्रेसे मीन्स टू प्रिसाइज, मेक समराइज द थिंग्स। ठीक है, 1/3 जब हम उसको बना लेते हैं दैट इज नोन एज बेसिकली अ प्रेसे। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ प्रेसे के हवाले से कि इसको हम लोग 1/3 किस तरह बनाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास जो गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेसे है उसमें जो नंबर फर्स्ट है, यूज अबाउट 1/3 ऑफ द पैसेज। अब हमेशा प्रेसी को जो बनाना, जो प्रेसी है उनका 1/3 आपने बनाना है। 1/3 मीन्स अगर 300 वर्ड्स का ओरिजिनल पैसेज है उनका आपने 100 वर्ड्स बनाना है। ठीक, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, पहले दो बाकी समझा के। नंबर 2, यूज योर ओन वर्ड्स नॉट अदर्स फ्रेजेस। यानी आपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, अपने अल्फाज यूज करने हैं, अदर्स के फ्रेजेस आपने कॉपी नहीं करने हैं। एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन।
यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। अब यहाँ पर जब आपने प्रेसी लिखना है, यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी अदर्स फ्रेजेस, तो आपने किस तरह बनाना है इसको? द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव चेंज्ड इनटू माय ओन वर्ड्स, लेकिन आइडिया वही है। नंबर थर्ड रूल, ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस। प्रेसी आपकी हमेशा थर्ड पर्सन में होनी चाहिए और पास्ट टेंस में होनी चाहिए, एंड इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए। ओके, अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब एक बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक ओरिजिनल पैसेज है। आपने क्या लिखना है जब आप थर्ड पर्सन में बनाएंगे? आपने सेम एज इट इज नहीं लिखना है कि आई थिंक या ही थिंक्स, नो। द राइटर बिलीव्ड द ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो मैंने इसको पास्ट टेंस में चेंज कर लिया। अगर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सो आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट आपने करना है। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट एड योर पर्सनल कमेंट्स। अपने आइडियाज, अपने कमेंट्स आपने अपने आप से नहीं डालने इसमें। द गवर्नमेंट फेल्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट फेल्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब फर्ज करें यहाँ पर यू आर नॉट अलाउड टू एड योर पर्सन। आप अगर इस तरह लिखते हैं, the government was stupid and careless. No, this is wrong. Government was failed to control inflation. आप इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन the government was stupid and careless, ये आपने अपने पर्सनल आइडियाज या कमेंट्स ऐड कर लिए, which is totally not allowed अगर आप प्रेसी में इस तरह लिखते हैं। सो अब पहले वाला मैं समझा लेता हूँ कि 1/3 इसका किस तरह बनाते हैं प्रेसी में। हाँ, 1/3 का देखते हैं। मैं एक ओरिजिनल पैसेज लिख लेता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक प्रेसी है, ओरिजिनल पैसेज है ये ओरिजिनल पैसेज है। अ चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर death of his father, death of his father। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये ओरिजिनल पैसेज है कि मेक प्रेसी ऑफ दिस पैसेज। आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करते हैं? इसका वर्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 9-10 वर्ड्स आपके पास आ रहे होते हैं। सो आपने प्रेसी करना है। प्रेसी बनाने से पहले एक चीज़ आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास जो आपने करना क्या है, प्रेसी बनाने से पहले वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपने लाजमी याद रखना है। दैट प्लेज वेरी वाइटल रोल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हेल्प आउट कर लेंगे। सेकेंडली, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसमें इसका प्रेसी किस तरह बनाते हैं। 1/3 मतलब अगर 10 अल्फाज है, अब 10 का क्या है मतलब आप 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, नो इश्यू। सो अब यहाँ पर मैं इसका प्रेसी किस तरह बनाऊंगा? एग्जामिनर पूछता है कि यार ये ओरिजिनल प्रेसी है, इसका प्रेसी बनाओ। सो प्रेसी में इसका इस तरह बनाऊंगा। अपोस्टमस चाइल्ड, स्पेलिंग आप कंफर्म करें फिर काइंडली कमेंट में बता दें मुझे। अपोस्टमस चाइल्ड, अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने यूज की, विच हेल्प्ड मी आउट कि इनको मैं प्रिसाइज कर सकूँ, शॉर्ट कर सकूँ। अपोस्टमस वो बच्चा होता है जब वालिद के डेथ के माँ बाद, मतलब माँ के उसमें हो,
3 मंथ का हो, 4 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो, अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वालिद उसके फोत हो जाते हैं, सो वालिद के फोत के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पस्तमस चाइल्ड। अब पस्तमस चाइल्ड, अब देखो 3 वर्ड्स मेरे पास आ गए, दिस इज द प्रेसी ऑफ माई ओरिजिनल passage. So this was our all about Prissy rules, and एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने दे दी कि Prissy किस तरह बनाते हैं, 1/3 इसका किस तरह बनाते हैं, ओवरऑल एक पैसेज को किस तरह कन्वर्ट करते हैं 1/3 में। और एक और बात आपने याद रखनी है कि कोई हमेशा आपकी Prissy 1 पैराग्राफ होनी चाहिए। सो स्टिल इफ आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट, अच्छा सॉरी, वन थिंग मोर, जो एक कॉमन मोर क्वेरी थी कि लेंथ आपने कोशिश करनी है जब आप एक ओरिजिनल पैसेज बना लेते हो, ये तो एक बहुत शॉर्ट पैसेज है, लॉन्ग पैसेज आपके पास आ जाता है, 100 वर्ड्स का बना लेते हो, 5 वर्ड्स का आपके पास फिर भी एक्सटेंशन है, फर्ज करें प्लस माइनस 5 प्लस मीन्स व्हाट, जो एक कॉमन क्वेरी था स्लाइटली मोर और लेस, सो मोर और लेस मीन्स 5 अगर कम हो जाए, 5 अगर ज़्यादा हो जाए, सो स्टिल इट्स फाइन। लेकिन अगर इसे आप एक्सचीड कर लेते हो तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको फिर नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। सो आपने ये ध्यान में रखना है, वो जो स्लाइटली मोर और लेस जो कॉमन क्वेरी था आपके पास 5, बट स्टिल दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये नहीं कि फिक्स है, हर एक मेंटर की, हर एक टीचर की अपनी वो है। सो व्हाट आई प्रेफर कि 5 का ऑप्शन आपके पास है मोर और लेस का, नंबर 1। नंबर 2, 1 पैराग्राफ में होना चाहिए हमेशा, 1 पैराग्राफ में होना चाहिए आपका प्रेसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसी। स्टिल इफ आई हैव मिस्ड एनी मेन पॉइंट और थिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। जस्ट वन रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कर ले एंड शेयर कर ले, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर ले who are in need of Pressy and essay but they are unable to pay the high fees of tuitions academies। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि more fruitful and demanding जो topics है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड अपलोड कर ले, and later on then we switch toward into current affairs soon inshallah। So this was all about the Pressy. If still there is any query or question, you can ask in comment box. Thank you. Alhamdulillah.